अस्सलाम वालेकुम। सल्फाइट में खुश आमदीद। सलाम। सही साहब। वो गेट से अंदर दाखिल हुआ था जब गार्ड ने इसे देखकर सलाम किया था। गार्ड सैयदों का बहुत एहतराम करता था, जबकि वो बदकिस्मती से सैयद ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था। वो बिना कुछ जवाब दिए आगे बढ़ गया था। क्लास की तरफ जाते हुए इसकी नज़र लॉन में टहलती हुई हानम पे पड़ी थी। वो रुक गया था। वो फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। आरजे की नज़र फ़ोन पे बात करती हानम पे जमी थी। वो उसके होंठों की हरकत देखने के बाद अच्छे तरीके से समझ रहा था कि वो क्या बात कर रही थी। अचानक इसके चेहरे पर नागवारी उभरी थी। वो अपने गुस्से को जब्त करता आगे बढ़ गया था। वो जान गया था कि हानम ने फ़ोन पर क्या कहा था। कौन रोहान जबील? दुनिया की बस बदकिस्मत तरीन लड़की होगी वो जिसकी ज़िंदगी में रोहान जबील दाखिल होगा। फ़ोन पर हानम ने महरू से कहा था। आरजे की आंखें गुस्से के बायस सुर्ख हो रही थी। कॉरिडोर में दाखिल होने पर इसने पिलर को ज़ोरदार ठोकर मारी थी। शायद हानम जानती नहीं थी कि वह अनजाने में जो कुछ कह गई है इसके बदले में आरजे से कभी माफ़ नहीं करने वाला था। एक पल लगा था इसे खुद को नॉर्मल करने में। फिर वो गहरी सांस लेता हुआ आगे बढ़ गया था। 5 मिनट बाद वो पुरसुकून सा क्लास में बैठा हमेशा में हानम का इंतज़ार कर रहा था। क्या पता हानी वो दुनिया की सबसे खुश किस्मत तरीन लड़की हो जो रोहान जबील की ज़िंदगी में दाखिल हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक रैशनलिस्ट अगर खुदा को ना मान कर अपने आप को अजीम समझे तो वो बेवकूफ़ हुआ ना। इसके पास अक्ल तो होती तो वो खुदा की निशानियों को पहचान लेता ना। अच्छा छोड़ो इन बातों को, तुम जल्दी एकेडमी आ जाना, कुछ काम है। और कोई इंसान ये नहीं जानता कि दूसरा इंसान अल्लाह पाक से कितना करीब तर है। कैसा काम? हानम ने पूछा। वो इसकी दूसरी बात को नज़रअंदाज कर गई थी। तुम आओ तो सही, फिर बताती हूँ। ओके, क्लास का टाइम हो गया है, वो ले लूँ फिर आती हूँ। हानम ने पुरसकून से अंदाज में कहते हुए फ़ोन बंद किया था। जैसे ही वो क्लास में दाखिल हुई, आर्ची को क्लास में देखकर वह थोड़ा हैरान हुई थी। वो आज से पहले मौजूद था। वो आज वक्त से पहले मौजूद था। और कमाल ये कि वो खिड़की के बाहर आसमान को नहीं तक रहा था। कैसी हैं आप मिस में हानम? वो तमीज़ से पूछ रहा था। हानम को तो हैरत से मुंह खुल गया था। क्या हुआ मिस हानम, ठीक है? हमन्नक वहीं से देख रही थी जब आरजे ने दोबारा पूछा। वो संजीदा दिखाई दे रहा था। अल्लाह तौबा, कितने रूप हैं इस शख्स के। अल्लाह इस बला से बचाना मुझे। हानम दिल के दिल में दुआ की थी। जी मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, संभल कर बोली थी। अलबत्ता आरजे के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरी थी। वो जैसे इसकी सोच पड़ गया था। कुछ दिन रह गए थे हानम के इस कॉलेज में। 2 महीने पूरे होने वाले थे। वो ये कुछ दिन बिना किसी हंगामे के गुजारना चाहती थी, लेकिन आज ऐसा होने नहीं देने वाला था। हासिया बेगम माहम के साथ बाजार आई थी, घर का कुछ सामान लेने की गर्ज से। शाम हो गई थी, ने वक्त का पता ही नहीं चला। सर्दियों के मौसम में शामें वैसे भी जल्दी दिन को ख़त्म कर देती थी। जल्दी चलो माही, हानी बस आने वाली होगी और खाना भी बनाना है, आसिया बेगम ने बेदहानी में सड़क पार करते हुए कहा था, जब सामने से आती गाड़ी इनसे टकरा गई थी। अम्मी! माहम जो थोड़ा पीछे थी, इसकी खौफनाक आवाज़ गूंज कर रह गई थी। वो गेट से बाहर निकली थी। बेध्यानी में रास्ते में बड़े हुए पत्थर से इसका पाँव टकरा गया था। हस्बी अल्लाह, हानम बड़बड़ाई थी। जाने क्यों इसका दिल घबरा गया एकदम। इसे सख्त गुस्सा आया हुआ था। महरू ने इसे जल्दी आने का कहा था और वो आई भी नहीं थी। अंधेरा होना शुरू हो गया था। ठंड की शिद्दत में भी इजाफा हुआ था। वो जल्द से जल्द अब घर पहुंचना चाहती थी। वो अपने कमरे में लेटा, बाहर से शोर की आवाज़ें आ रही थी। मिकी खाना बना रहा था और आरजे अच्छे से जानता था कि आज किचन की खैर नहीं थी। वो भी बेड से नीचे उतरा ही था जब चिंगारते मोबाइल ने इसकी तवज्जो अपनी जाने मबजूल करवाई। मोबाइल की स्क्रीन पर नंबर देखकर उसके होंठों पर मुस्कुराहट उभरी। कैसे हो शामू काका? फ़ोन को कान से लगाते हुए इसने पूछा था। सलाम करते हैं पहले आरजे, शाम ने जवाब दिया। उफ, फिर से लेक्चर। मौलवी साहब, आप मुझे इसलिए फ़ोन करते हैं कि अखलाकियात की बातें बना सकें? आरजे ने मसनूई खौफगी से कहा। नहीं, तुम खुद ही सीख जाओगे। शाम को यकीन था
और इसकी बात पर आरजे का फर्क शगाफ कहका उभरा था। वो दरवाज़ा खोलकर कमरे से बाहर निकला था। अब इसका रुख किचन की तरफ था, जहाँ मिक्की ने हर चीज़ को तहस नहस किया हुआ था। पूरे किचन में इसने सब्जियों को फैलाया हुआ था। आरजे के किचन को देखकर होश उड़ गए थे। वो काफ़ी सफाई पसंद था और शायद इसकी में वाहिद अच्छी आदत थी। मिक्की, क्या किया तुमने? वो तकरीबन चलाया था। फ्राइड राइस बनाने की कोशिश कर रहा था, एप्रन पहनने मिक्की ने पलट कर कहा, जिसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। लेकिन तुम रो क्यों रहे हो? आरजे हैरान हुआ। रो नहीं रहा यार, प्याज काट रहा हूँ, मिक्की ने सुसु करते हुए जवाब दिया था, जिस पर एक बार फिर आरजे का कहका उभरा था। हंसो मत आरजे, तुम्हें इसकी हेल्प करनी चाहिए। हशाम जो इनकी बातें सुन रहा था, इसके हंसने पर कहा, इसने मुलाजिम को छुट्टी दी थी, अब भुगते। वो बेरहम हुआ। नहीं हशाम भाई, मुलाजिम की वाइफ की तबीयत ख़राब थी, वो छुट्टी मांग रहा था, मैंने दे दी। अब ये कह रहा है कि खाना तुम बनाओ। मिकी ने रोते हुए इसकी शिकायत लगाई। यार तुम लोग ऑर्डर कर लो, क्यों अपने आप को अजाब में डाल रहे हो? नहीं, खाना तो यही बनाएगा। इसने हशाम की बात काटी। लगे रहो मुन्ना भाई, वो ये आंख दबाकर शरारत से कहते किचन से बाहर निकल गया था। जबकि मिकी ने मोबाइल में रेसिपी पर नज़र दौड़ाई और फिर जल्दी जल्दी चलाने लग गया। सुनो, बीजान चाहती हैं कि मैं शादी कर लूँ। हशाम इसे अब अपनी मुश्किल बताने वाला था। यानी कि खुदकुशी कर लो। आरजे ने मजाक उड़ाया। शादी खुदकुशी नहीं होती आरजे। हशाम को उसकी बात बुरी लगी थी। अच्छा तो कर लो ना फिर। मुझे अभी बहुत कुछ करना है, मैं चाहता हूँ कि तुम शादी करके बीजान की ख्वाहिश पूरी कर दो। हशाम ने साफ बात की। व्हाट? आरजे को झटका लगा था। वो हशाम की बात पे हंसा और फिर हंसता ही चला गया था। तुम्हें लगता है शामू काका कि मैं इतना बेवकूफ़ हूँ जो दूसरों की ख्वाहिशात पूरे करने के लिए शादी कर लूँगा? वेरी इंटरेस्टिंग। तुम तो कुछ भी कर सकते हो ना? हशाम ने से इसकी बात याद दिलाई। लेकिन वो काम जो मैं करना चाहूँ, और वैसे भी आजकल के दौर में शादी की क्या ज़रूरत है? 3-4 नाम की बीवियाँ तो मैं वैसे ही एक वक्त में रख सकता हूँ। वो महसूस होते हुए बोला। अब तुम शादी का भी मजाक उड़ाओगे? हशाम नाराज़ हुआ। लेकिन कोई शादी के लायक हो तब ना, और एक ही औरत के साथ ज़िंदगी गुजारने का सोचने से ही मेरा दम घुटता है। शादी मैं ज़रूर करूँगा, अपनी पसंद से, और 3-4 लड़कियों से करूँगा ना। वो इसे अपने इरादों से आगाह कर रहा था। वैसे आरजे, तुम ना कोई बहुत ही घटिया और जलील इंसान हो। आरजे ने इसकी बात उसकी थी और वह खुद ही अपनी बात पे कहका लगा गया था। तुमसे बात करना ही फिजूल है। शाम को अफसोस हुआ। यानी तुम 3-4 लड़कियों की ज़िंदगी पर बात करोगे? हशाम ने सवाल किया। कौन, रोहान जबील? दुनिया की बदकिस्मत तरीन लड़की होगी वो जिसकी ज़िंदगी में रोहान जबील दाखिल होगा। उम्मे हानम के अल्फाज इसकी समात में गूंज गए थे। इसके होंठों पे फैली मुस्कुराहट एकदम सिमटी थी। लेकिन तुमसे बात करके अच्छा खासा फ्रेश हो जाता हूँ, क्योंकि तुम बातें ही ऐसी करते हो। रोहान जबील वाकई हशाम जबील की बातों पे सबसे ज़्यादा हंसता था। और जहाँ तक बात है लड़कियों की ज़िंदगी ख़राब करने की, लड़कियां तो अब भी मेरे पास खुद बर्बाद होने आती हैं। अलबत्ता शादी का भी मैंने सोचा नहीं। वो अचानक संजीदा हो गया था। और सुनाओ, हवेली कब जा रहे हो? बीजान याद कर रही थी तुम्हें, जबकि अशाम ने बात पलटती थी। गाड़ी चलाते हुए इसके मोबाइल पर रिंग हुई थी, जिससे इसका ध्यान भटका और गाड़ी सामने सड़क पार करते हुए किसी से टकरा गई। आप ठीक हैं? वो घबरा कर गाड़ी से बाहर निकला था और फिर सामने मौजूद शख्स को देख के वो दंग रह गया था। आसी? वो बड़बड़ाया था। महम हाथ में पकड़े शॉपर एक तरफ रखे हुए आसिया बेगम की तरफ बढ़ी थी। गाड़ी ने बस हल्का सा छुआ था। सेठ हमदान ने बर वक्त ब्रेक लगा ली थी। आप ठीक हैं अम्मी? महम एकदम डर गई थी। लोगों का हुजूम इनके इर्द गिर्द जमा हो गया था। हाँ मैं ठीक हूँ। आसिया बेगम ने उठने की कोशिश की थी, लेकिन टांग में एक ठेस सी उठी थी। आपको नज़र नहीं आता, जब ड्राइविंग नहीं आती तो रोड पे क्यों निकलते हैं आप लोग? महम इस शख्स को देखते हुए चीखी थी। आसी, तुम ठीक हो? सेठ हमदान जैसे ट्रांस से बाहर आया और आसिया बेगम की तरफ बढ़ा था। वो इसे पहचान गया था। इतने सालों बाद भी वो इसे एक पल में पहचान गया था। और यही हाल हुआ था आसिया बेगम का, जब उन्होंने अपने सबसे अच्छे कज़न को इतने सालों बाद देखा। ज़्यादा लगी तो नहीं? वो पास बैठते हुए पूछ रहा था, जबकि हम हमन्नक बनी दोनों को देख रहे थे। नहीं मैं ठीक हूँ, आसिया ने मांग का सहारा लेते हुए जवाब दिया।
सेठ हमदान ने आसिया बेगम के चेहरे पर तकलीफ़ के आसार देख लिए थे। आसिया बेगम को सलामत देखकर लोगों का हुजूम छट गया था। आजा हॉस्पिटल चलते हैं, शायद तुम्हें ज़्यादा लगी है। नहीं, मैं ठीक हूँ। मैंने कहा ना चलो। हमदान साहब ने गुस्से से इनकी बात काटी थी और आसिया बेगम को लगा था वह कहीं नहीं गया। इसके सामने खड़ा हुआ शख्स आज भी वैसे का वैसे ही है, जैसे कहीं कोई तब्दीली नहीं आई थी। जैसे ही वो गली में दाखिल हुई थी, एक बड़ी सी सियाह रंग की गाड़ी गली के मेन रोड पे दाखिल हुई। हानम चौंकी थी। इनके मोहल्ले में इस तरह की गाड़ी किसी की नहीं थी। वो आसपास के घरों को जानती थी, शायद किसी ने नहीं ली हो। वो बड़बड़ाती हुई घर की जानिब बढ़ी। खिलाफ मामूल पहली दस्तक पर ही दरवाज़ा खुल गया था, जो महाम ने खोला था। अम्मी किधर हैं? हानम को हैरत हुई। अंदर हैं। महाम थोड़ी संजीदा थी। हानम ने कदम तेज़ी से कमरे की तरफ बढ़ाया। अम्मा, क्या वो आपको तबीयत ठीक है ना? आसिया बेगम को बिस्तर में लेटे देखकर हानम परेशान हो गए थे। हाँ, मैं ठीक हूँ। बाजार से वापसी पे छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था अम्मी का। महाम ने जैसे दिमाग का किया था। हानम तो जैसे सुन हो गई थी। अरे नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे, तुम अपनी आंखों से देख लो। आसिया बेगम ने हानम के पीले पड़ते चेहरे को देखते हुए कहा। और कमाल ये कि वो गाड़ी वाले अम्मी के कज़न निकले, जो अभी भी गए हैं। महाम की बात पर हानम को वो गाड़ी याद आई। इन्हें नज़र नहीं आया क्या? ऐसे कैसे उन्होंने? हानम के आंसू जैसे गले में अटक गए थे। गलती इसकी नहीं थी, मेरा ही ध्यान नहीं था। और खुशी है मुझे इस बात की कि अगर मैं गाड़ी से ना टकराती तो हम दोबारा कभी ना मिलते। चलो, इस बहाने मिले तो सही। आसिया बेगम के लहजे में वाकई खुशी थी, जबकि हानम परेशान हो गई थी। अगर अम्मी को कुछ हो जाता, उस ख्याल से ही घबरा गई थी। इनका वाहिद सहारा दुनिया में उनकी माँ ही थी। वह शुक्र अदा कर रही थी अल्लाह का, जिसने इन पर अपना रहम कर दिया था। हसी ने इतने साल बेवकी और गुर्बत में इस छोटे से घर में गुजार दिए। मैं कैसा इंसान हूँ, कभी पलट कर खबर तक न ली। सेठ हमदान गाड़ी ड्राइव करते हुए सोच रहे थे। इतने प्यारे बच्चे हैं, अगर मेरी वजह से आसिया कुछ हो जाता तो खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाता। आसिया बेगम की उजड़ी हालत देखकर कहीं दूर बहुत पुराने सोए जज्बाते एकदम जागे थे। और जितनी जहम इसके लिए कल थी, आज भी इतनी ही थी। वो कभी से वो नहीं भूला था, आज भी नहीं। हानम का आज कॉलेज में आखिरी दिन था। इसके 2 माह पूरे हो गए थे। कॉलेज का मुस्तकिल टीचर वापस आ गया था। वैसे भी इसके अपने पेपर्स होने वाले थे, तो वो मज़ीद जॉब नहीं कर सकती थी। पहले लेक्चर में आज ही नहीं था। हानम ने शुक्र अदा किया था। बच्चों ने आज कुछ भी नहीं पढ़ा था। बच्चों ने आज कुछ भी नहीं पढ़ा था, बल्कि हानम ने इनसे अपनी कुछ बातें शेयर की थी और इन्हें बहुत सी अच्छी बातें बताई थी। इस वक्त वो स्टाफ रूम में अकेली बैठी थी, जब स्टूडेंट्स का ग्रुप इसके पास आया था। ये वो बच्चे नहीं थे जिन्हें वो बहुत पसंद आई थी। मैम, हमें आपको ऑटोग्राफ चाहिए। हानम हैरान हुई। उसने कभी अपनी स्टूडेंट लाइफ में ये काम नहीं किया था। लेकिन क्यों? हमें याद रहेगा कि मिस हानम ने हमें पढ़ाया था कभी। इनके अजीबोगरीब ख्वाहिश पे हानम ने इनकी डायरी पे कुछ अक़वाल लिखकर अपना नाम लिख दिया था। सब चले गए थे, हिफ्ज़ा रह गई थी। आपको क्या चाहिए? हानम ने सवालिया नज़रों से पूछा। आंखें खोल कर तो सभी लिख देते हैं, साइन भी कर लेते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप आंखें बंद करके मेरी डायरी पे साइन करें। ये क्या बात हुई? मुझे नहीं आते साइन करने आंखें बंद करके, हानम ने जवाब दिया। प्लीज़ मैम, प्लीज़, आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकती, इतनी सी गुजारिश को कबूल कर लें। हफ्सा ने मिन्नत की। ठीक है, मुझे कबूल है, लाओ किधर करना है साइन। हानम ने कुछ ना समझते हुए ज़बरदस्ती मुस्कुराहट चेहरे पर लाकर हामी भरी थी। जितने सफ़ात पे मैं कहूँगी आपने इतनी बार साइन करना है। हफ्सा ने साइन करते हुए अपनी डायरी आगे बढ़ाई। हानम ने आंखें बंद करके पहले सफ़े पर साइन किया। बस? नहीं मैम, और भी हैं। वो न जाने कितनी जगह पर से साइन ले चुकी थी। आप खोलूँ आंखें? जाने क्यों हानम को अजीब सा महसूस हुआ था। इसकी छठी हिस्स ने कोई अलार्म बजाया था। हिफ्सा ने कोई जवाब नहीं दिया था। आंखें खोलें मिस हानम। वो आवाज़ इसे करंट की तरह लगी थी। हानम ने झट से आंखें खोली थी। सामने रोहान जबील खड़ा था, जहरीली मुस्कुराहट लिए।
हानम को कुछ गलत होने का एहसास हुआ था। इसके हाथ में कुछ कागज़ थे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो दबी दबी आवाज़ में चिल्लाई थी। रिलैक्स टीचर जी, ये देखें मक़ाल आपके, मैंने आपको दुनिया की सबसे बदकिस्मत तरीन लड़की बना दिया है। आरजी ने वो कागज़ की जानिब बढ़ाया। ये क्या है? खुद देख लो। गहरी नज़रों से इसे देख रहा था। कागज़ पे नज़र पड़ते ही हानम का दिमाग उल्टा था। वो निकाहनामा था जिस पर इसके साइन मौजूद थे। हफ्सा ने इसे धोखा दे दिया था। हानम को अपना सर चकराता हुआ महसूस हुआ। क्या बकवास है ये? मुश्किल से हिम्मत जमा करके हानम ने वो कागज़ इसके मुंह की तरफ उछाला था, बल्कि मुंह पे मारा था। उफ, आहिस्ता बोलो मिसेस। तुमने ही कहा था ना दुनिया की बदकिस्मत तरीन लड़की होगी जिसकी किस्मत में रोहान जबील दाखिल होगा। लो, अब मैंने तुम्हें ही बदकिस्मत बना दिया। वहाँ गवाते हुए बोला था। अब फिर टांग पे टांग जमा कर आराम से सोफे पर बैठ गया था। हानम को तो उसकी बात सुनकर ठंडे पसीने आ गए थे। इसने चारों तरफ देखा था और शुक्र किया था कि वहाँ कोई मौजूद नहीं था। कि बकवास बंद करो, मैं भी प्रिंसिपल को बताती हूँ तुमने इंतहाई शर्मनाक हरकत की है। हानम को दिल कर रहा था कि वो इसे मार डाले। इसका दिल डूब रहा था। और तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारा यकीन करेंगी? वो हंसा था, जबकि हानम को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तुम्हारी इस बकवास से मुझे कोई लेना देना नहीं है। हानम ने कदम बाहर की जाने बढ़ाया। निकाह हो गया हमारा मिस उम्मे हानम, सुकून से कहता इसे आग लगा गया था। निकाह कोई बच्चों का खेल है जो साइन करने से हो जाएगा? मजाक उड़ाने वाले लहजे में बोली थी। लड़की की रजामंदी चाहिए होती है ना, वो मुझे मिल गई। आरजे ने निकाह नामे की तरफ इशारा, जिसे वो नीचे से उठा चुका था। और तुमने कबूल भी कर लिया है। ठीक है, मुझे कबूल है, लाओ किधर करने हैं साइन। वो उसकी रिकॉर्ड आवाज़ रिकॉर्ड कर चुका था। हानम तो दंग रह गई थी। बाकी की कार्रवाई अब देख लो। इसने मोबाइल पे किसी का नंबर मिलाया था। हाँ, मैं की लड़की ने साइन कर दिया, मौलवी को कहो कि निकाह पढ़ा है। इसके अल्फाज ने हानम के पैरों तले ज़मीन खींच ली थी। दूसरी तरफ मौलवी की आवाज़ उभरी थी। वो निकाह पढ़ा रहा था। क्या आपको कबूल है? मैं हानम ने बाकायदा अपना और रूहान जबील का नाम सुना था। और रूहान ने किस कदर चालाकी से मौलवी के पूछने पर हानम की रिकॉर्डिंग की गई आवाज़ से सिर्फ कबूल है को मौलवी तक पहुँचाया। इसके सहा करने से हानम फटी फटी निगाहों से इसे देख रही थी। 3 बार मौलवी ने पूछा था और 3 बार कबूल है वो सुन चुके थे। जी साइन कर दी है हानम ने, अब मेरी बारी। पुरसुकून से कह रहा था। साइन वो पहले कर चुकी थी। इससे पहले मौलवी मजीद कुछ बोलता, हानिम को जैसे एक झटका लगा था। वो बिना कुछ बोले स्टाफ रूम से बाहर की जाने भागी थी और फिर वो भागती चली गई थी। और पीछे आरजे अब कबूल है बोल रहा था निकाहनामे पे साइन करने के बाद। इसने मोबाइल पे चलते रिकॉर्डिंग, जिससे मौलवी की आवाज़ उभर रही थी, उसको बंद किया। स्टूपिड, भाग गई डर के। मिन्नतें भी नहीं की मेरी कि ये सब ना करो। अपनी बात पे ही इसने कहा लगाया। हानम के जाने के बाद वो एक झटके से सोफे से उठा, निकाहनामे को फाड़ना चाहा, फिर अचानक कुछ सोच कर रुक गया। क्या पता कभी ज़िंदगी में इसकी ज़रूरत पड़ जाए। इसने खुद कहा था। इसे इस वक्त ना तो इस निकाह में कोई दिलचस्पी थी और ना ही उम्मे हानम में। इसलिए ये इसके लिए एक एडवेंचर था। हानम की हालत ने इसे काफ़ी लुत्फ़ दिया था। लेकिन हैरत है, इस घमंडी लड़की ने न माफ़ी मांगी न मिन्नतें की मेरी। वो भाव में सुकेड़ते हुए बड़बड़ाया था। वो इस कागज़ के टुकड़े को जेब में रखने के बाद वो सीटी बजाता स्टाफ रूम से बाहर निकल गया था। वो जीत गया था। वो फतह का बादशाह था। वो वक्त और किस्मत दोनों पर हुकूमत करता था। वो जैसा चाहता था वैसा हो जाता था। वो फातिह बनना चाहता था। इस कॉलेज में अब इसकी दिलचस्पी के लायक कोई चीज़ नहीं बची थी। वो सीटी पर धुन बजाता कॉलेज से बाहर निकल गया था। हानम को अपना दिमाग माफ होता हुआ महसूस हुआ। इसे रोहान जबील से इस कदर पागलपन की उम्मीद नहीं थी। अगर इसे पता होता कि वो ऐसा करेगा, वो इसकी लाइफ पार्टनर के बारे में कभी ऐसी बात नहीं करती। लेकिन अब क्या होगा?
इसका दिल बुरी तरह से डर रहा था। अल्लाह, अब क्या होगा? मैं बहुत परेशान थी। दिल बैठा जा रहा था। अब इसने प्रिंसिपल को बता दिया और कोई और कहानी सुनाई तो सब मुझे बुरा समझेंगे। वसवसे से खाए जा रहे थे। इसने पढ़ा था कि सल्फाइड अपने अमल और अपने रद्द-ए-अमल दोनों से लोगों को चौंका दे देते हैं। लेकिन इस आरजे ने तो उसका दिमाग ही घुमा दिया था। इसने तय कर लिया था कि वो कॉलेज में कभी नहीं जाएगी। अपनी अपनी तरफ से वो दोनों इस कॉलेज को हमेशा के लिए छोड़ गए थे। आरजे, सुना दो कुछ। मोहसिन ने इसकी मिन्नत की थी। क्लब की तेज म्यूजिक और थरथराते जिस्मों की भीड़ में वो लोग पुरसुकून से बैठे थे। सियाह रंग की जैकेट के पीछे जिस पे बड़ा सा आरजे लिखा था और गले में चैन पहने जिस पे आरजे लिखा हुआ लटक रहा था, वो इस क्लब की शान लग रहा था। इसने मिकी को लड़कियों की झुरमुट में घिरा देखा था। इसके देखने पर मिकी ने एक आंख दबाकर इसे आने का इशारा किया था, लेकिन जाने क्यों आज ना तो इसे नशा चढ़ रहा था और ना ही यहाँ कोई लड़की से मुतासिर कर रही थी। पहले भी ऐसा ही था, इसे कुछ मुतासिर नहीं कर पाता था, लेकिन आज तो हद ही हो गई थी। यार, मेरा मूड नहीं है। ग्लास के किनारे पर उंगली फेरते हुए आरजे ने मोहसिन को इशारा किया था, इनकार किया था। इसे इतना संजीदा देखकर मिकी की तरफ आया था। कैसा रहा तुम्हारा निकाह? वो खबासा से दांत निकाले पूछ रहा था। निकाह? व्हाट रबिश! कौन सा निकाह? वो जस्ट प्रैंक था, इस उम्मे हानम को डराने के लिए। और वो निकाह नाम? मिकी ने दोबारा पूछा। इसकी बात पे आरजे चौंका था। वो तो इसने भेजा ही नहीं था। कुछ याद आने पर इसने पैंट की जेब से वो कागज़ निकाला जिस पर इन दोनों के साइन थे। ये रहा। मिकी ने इसका हाथ से वो कागज़ झपटा। दूल्हा दुल्हन दोनों के साइन हैं, बस गवाहों के खाले खानी है। इधर लाओ, साइन करता हूँ। मजाक समझते हुए मिकी ने अपने साइन कर दिए थे और फिर कागज़ को मोहसिन की तरफ बढ़ाया। मोहसिन ने भी हंसते हुए साइन किए थे। इसके बाद वो कागज़ के टुकड़े को लेकर ग्रुप के दूसरे लड़कों की तरफ बढ़ा था। 5 मिनट में वो निका नामे को लहराता हुआ वापस आया था। ये लो आरजे, काम मुकम्मल हो गया। शैतानी मुस्कुराहट लिए वो आरजे की तरफ देख रहा था। इंटरेस्टिंग। आरजे के लिए दुनिया ये सब एक नया खेल था। इसकी आंखें चमक रही थी। इसने फिर वो कागज़ का टुकड़ा जिसकी इसके नज़दीक कोई अहमियत न थी बिना सोचे समझे जैकेट की जेब में रख लिया था। वो नहीं जानता था कि वो कागज़ का टुकड़ा कानूनी और शरई तौर पर एक मुकम्मल निकाहनामे की हैसियत इख्तियार कर गया था। प्लीज़ यार, कुछ सुना दो, इस बार मिकी ने गिटार से थमाते हुए कहा था और कुछ सोचकर आरजे ने से पकड़ लिया था। हानम कॉलेज से सीधा घर आ गई थी। वो अकेडमी नहीं गई थी। वो अपनी अकेडमी नहीं गई थी। इसका सर दर्द से फट रहा था। क्या हुआ हानी, तुम ठीक हो? आसिया बेगम ने परेशानी से पूछा। जी अम्मा, मैं ठीक हूँ। वो बस इतना ही कह पाई थी। इसके बाद वो बिस्तर में घुस गई थी। अगर मेहरू को पता चल गया और उसमारा आप भी, वो सब लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में? नहीं, ऐसे नुक्का तो नहीं होता। खुद को तसल्लियाँ दे रही थी। लेकिन इस निकाह नामे पर साइन तो मेरे ही हैं। इसका दिल बैठा जा रहा था। इसी डर और खौफ में इसे रात तक बुखार हो गया था। वो किसी से कुछ कह भी नहीं सकती थी। या अल्लाह, मुझ पर रहम कर। इसे अपने पिछले सारे गुनाह याद आ रहे थे और नम आंखों से वो सिदक दिल से दुआएं मांग रही थी कि रोहान जबील इस बात का जिक्र किसी से ना करे। और हिफ्सा, इसे तो मैं बहुत अच्छा समझा था। इसने धोखा किया मेरे साथ। हानम को सख्त अफसोस हो रहा था और वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। तुम्हें पता है माही, आज मैं किससे मिला? सेठ हमदान बहुत ही पुरजोश से अपनी बेटी को बता रहे थे। किससे बाबा? आसी से। सेठ हमदान के लब कांपे थे। क्या सच में बाबा? वो हैरान हुई थी। हाँ, और इसकी हालत देखकर मुझे बहुत अफसोस हुआ खुद पे। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। एक ही शहर में रहते हुए मैंने कभी जाकर इसकी खबर नहीं ली। सेठ हमदान सच में बहुत अफसरदा थे। कैसी हैं वो बाबा? माही ने पूछा था। मेरे लिए तो आज भी वैसी है, 22 साल पहले वाली आसी। मुझसे फरमाइशी कर करके चीज़ें मंगवाने वाली है, लेकिन वक्त और हालात ने इसे काफ़ी बदल दिया है। अब कुछ नहीं मांगती वो। तो बाबा, आप इनकी मदद करें ना, किस्मत ने आपको दूसरा मौका दिया है, इसे मत गंवाएं।
माही की बात ने सेठ हमदान को चौंका दिया था, जबकि माही जानती थी कि वो ऐसा क्यों कह रही थी। इसके बाबा ने कितने साल अकेले गुजार दिए थे सिर्फ माही की वजह से। वो पहली मोहब्बत को आज भी अपने दिल में बसाए बैठे थे। ये कुदरती अमर है, इंसान अपनी पहली मोहब्बत को चाहकर भी नहीं भूल सकता। वो गले का ताग बनकर हमेशा साथ रहती है, हर हर लम्हे अपने होने का एहसास दिलाती है। ये एक खालिस जज्बा है जिसे चाहकर भी हम कभी नहीं भुला सकते। पहली मोहब्बत पुराने मुकदमे की तरह होती है, ना ख़त्म होती है ना इंसान बाइज़्ज़त बुरी होता है। और मोहब्बत ना मिलने का दुख माही से बेहतर कौन जानता था। मोहब्बत जिनसे होती है इन्हें खोने का डर हर वक्त दामन घेर रहता है। यकीन की आखिरी मंजिल पर आकर भी कोई जज्बा, कोई शक, कोई अंदेशा बहुत बेचैन रहता है। मोहब्बत जिनसे होती है इन्हें खोने का डर हर वक्त दामन घेर रहता है। कहीं ये वस्ल के लम्हे बदल जाएं नफ़रत में, कहीं ये क़ुर्ब की घड़ियाँ जुदाई में न ढल जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि कोई उसको बदगुमां कर दे, कहीं ऐसा ना हो वो मेहरबां आँखें बदल जाए, कहीं ऐसा ना हो ये गर्मजोशी सर्द पड़ जाए, दबा के जान से मिलने की रविश यकबस्ता हो जाए, दाए दिल बराना बेरुखी का रूप धारे और दिल का दर्द बन जाए। मोहब्बत जिनसे होती है इन्हें खोने का डर हर वक्त दामनगीर रहता है। कभी महफिल में सबके सामने वो एहतियातन भी नजरें चुरा जाए तो दिल पे चोट लगती है, आंसुओं का मैं बरसता है। कभी मसरूफियत में खून की घंटी का वो नोटिस न ले और राबते का सिलसिला मौकूफ हो जाए। धड़क उठता है दिल, क्या जाने क्या होगा इसको, तवज्जो में कमी क्यों आ गई, क्यों उसकी जानिब एक सन्नाटा सा छाया है। वो अपना इस कदर अपना था आखिर क्यों पराया है। मोहब्बत जिनसे होती है इन्हें खोने का डर हर वक्त दामनगीर रहता है। मोहब्बत जिनसे होती है। सुनो आरजे, तुमने दोबारा मिस उम्मे हानम को तंग तो नहीं किया? शाम लैपटॉप की स्क्रीन पर नजर आने वाले आरजे से पूछ रहा था। शाम की बात सुनकर वो चौंका था। क्या बात है शामू काका, वैसे तो तुम्हें लड़कियों के नाम याद नहीं रहते और मिस उम्मे हानम तुम्हें बड़ी याद है, आरजे शरारत से कह रहा था। क्योंकि मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। बताओ, तंग तो नहीं किया ना? शाम को ना जाने क्यों फिक्र हो रही थी। वो इतने दिनों से पूछना चाह रहा था लेकिन हिम्मत नहीं हुई। जानता था कि आरजे कितना चालाक है। नहीं, तंग नहीं किया, बस भगा दिया एक छोटा सा ड्रामा करके। कैसा ड्रामा? फिर बताऊंगा कभी शामू का काका, मुझे भी बहुत काम है। इससे पहले शाम कुछ कहता वो ऑफलाइन हो जा चुका था। अब पता ही इसने क्या किया होगा इस मासूम के साथ। शाम को फिक्र हो रही थी लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। आरजे अपनी न्यू वीडियोस जो इसने अपलोड की थी इन्हें चेक कर रहा था। पिछले एक हफ्ते से एक नई फॉलोअर इसकी वीडियोस पर रिएक्ट कर रही थी और तारीफ अलग। वो कभी किसी के कमेंट नहीं पढ़ता था, अलबत्ता कभी कभी कुछ चीज़ें से मुस्कुराने पर मजबूर कर देती थी। कैन वी बी फ्रेंड्स? इस नई लड़की रहमा की तरफ से मैसेज आया था। आरजे ने इसके टाइप के मैसेज को स्कैन किया था और फिर बिलख्तियार वो हंस दिया था। डोंट ट्राई टू मेक मी फूल मिस शालिनी। वो एक सेकंड के अंदर इस हकीकत से रोशनास करा गया था। स्टूपिड। और बड़बड़ाया था। दूसरी जानिब शालिनी का मैसेज पढ़ के हैरान पराश परेशान रह गई थी। वो इंसान था या जादूगर? इसे बेवकूफ़ बनाना वाकई नामुमकिन था। वो कुछ देर शॉक्ड रही थी और फिर सेरी लब मुस्कुरा दी थी। इसका इंतखाब 100% दुरुस्त था। इससे पहले कि ये आंसू कहीं हिजरत कर लें, किसी रोज़ तेरे गम की ज़ियाफ़त कर लें। इसने जाते हुए फिर से मैं यही बोला था, अब ये बेहतर है कि हाथों पर कनात कर लें। गाँव सब हार के हम जो कभी वापस लौटें, क्या ही अच्छा हुआ अगर तेरी ज़ियारत कर लें। तू कहीं हमको मिले तो लपट कर तुझसे कहें, इतना फिर रोएं कि ज़ाया ये बसारत कर लें। कांप उठता हूँ मैं अब देख के हंसते चेहरे, लोग ये भी ना मोहब्बत की हिमाकत कर लें। इस मोहब्बत पे भी तुमने जो सितम ढाए हैं, मुमकिन है कि हम तुमसे अदावत कर लें।
हानम पिछले 2 दिनों से अकेडमी नहीं गई थी। बुखार इसकी जान नहीं छोड़ रहा था। इसे डर था कि अगर वो अकेडमी जाएगी तो मेहरू से सवाल करेगी। मोबाइल पे आने वाली हर कॉल पे वो डर जाती थी। इसे लगता था अभी प्रिंसिपल का फ़ोन आएगा और फिर इसकी इंसल्ट होगी। अभी भी मोबाइल पे होने वाली बिप पे वो घबरा गई थी। लेकिन फिर नंबर और मैसेज देखकर वो चौंकी थी। एक नागवारी इसके चेहरे पे फैल गई थी। एक शख्स मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देता। वो रूहान सी हुई थी। बहुत कुछ था जो वो कहना चाहती थी। बहुत कुछ था वो जो बताना चाहती थी। लेकिन इसे समझ नहीं आता था कि वो अपने एहसासात को किससे शेयर करे। मेहरू से इसकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। इसके बरअक्स वो इससे अपने दिल की बात नहीं कह पाती थी। थक हार कर इसने मैसेज डिलीट किया था। मुझे नंबर तब्दील कर लेना चाहिए। आखिर वह इस आखिरी नतीजे पर पहुंची थी। इसकी नमाज़ें लंबी होती जा रही थी। गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर वो न जाने क्या मांगती थी। एक डर ने इसके दिल में डेरा डाल लिया था। इसने दोबारा अकेडमी जाना शुरू कर दिया था। ना मेहरू ने कोई बात की थी, ना प्रिंसिपल का फ़ोन आया था, और ना आरजे ने कोई पेशरफ्त की थी। धीरे धीरे वो भी इसे मजाक समझकर भूलने लगी थी। ये तुम्हारी सैलरी है हानि, आज मारा आप ही ने भेजी है। तुम बिना प्रिंसिपल से मिले वापस आ गई थी। मेहरू ने हानि की अमानत से दी थी, जिस पर हानि ने शुक्र अदा किया था कि सब नॉर्मल था, ठीक था। पिछले कुछ दिनों से इसे अनजान नंबर से कॉल आ रही थी, जिसे वो जानबूझकर पिक नहीं कर रही थी। मैम मेरी बात सुने, मैं हफ्सा हूँ, प्लीज़ मैम। इसका मैसेज पढ़ने के बाद तो हानम का दिमाग घूमा था। इसने मोबाइल ही बंद कर दिया था और अब फिर किसी और नंबर से फ़ोन आ रहा था। उठा लो ना हानि, किसका फ़ोन है। मेहरू की बात पर वो चौंकी थी। पता नहीं यार। यार पूछ तो लो एक बार। मेहरू के इसरार करने पर हानम ने कॉल रिसीव की थी। मैम मैम प्लीज़ मेरी बात सुन लें, प्लीज़ फ़ोन बंद मत कीजिएगा प्लीज़ मैम। हफ्सा मिन्नतें कर रही थी। हफ्सा मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। हानम ने दो टोक जवाब दिया था। ना करें बात, लेकिन मेरी सुन लें प्लीज़। वो रोहान ने मजाक किया था मैम, प्रैंक। इसने मुझे इमोशनली ब्लैकमेल किया था कि अगर मैंने इसकी बात नहीं मानी तो वो किसी से भी ये काम करवा लेगा और फिर शायद सबको ये बात पता चल जाएगी। इसने मुझे इसलिए कहा कि मैं किसी को नहीं बताऊंगी क्योंकि आप मुझे अजीज़ हैं। वो आखिरी बात कहते हो रो पड़ी थी। इट्स ओके अफसा, कोई बात नहीं, आप भी भूल जाओ इस बात को। आनम ने गहरा सांस लिया था। पक्का आप नाराज़ तो नहीं है ना। नहीं मैं नाराज़ नहीं हूँ, फिर बात होगी। वो उसका फ़ोन सुने बिना बंद कर चुकी थी। दिल से एक बोझ सा उतर गया था। एक डर जो था वो ख़त्म हो गया था। इससे यकीन हो गया था कि वो सब ड्रामा था। क्या हुआ हानि। मेहरू ने जो इसे गौर से देख रही थी इसे बंद करने पर पूछा था। कुछ नहीं, बस कॉलेज का एक मसला था। वो खुश दिली से मुस्कुरा दी। वाकई हफ्सा ने इसे बहुत बड़े सदमे से बाहर निकाल लिया था। हानम अब अपने आप को बहुत हल्का पुल्का महसूस कर रही थी। स्टेडियम लोगों के हुजूम से भरा पड़ा था। हर तरफ नौजवान लड़के लड़कियां इसके इंतज़ार में थे। हर एक की ज़बान पे बस आरजे था। रात के अंधेरे में भी रंग बिरंगी रोशनियों ने स्टेडियम के दरमियान बने स्टेज को मुनव्वर किया हुआ था। वो प्रोफेशनल सिंगर नहीं था और ना किसी के लिए गाता था। अलबत्ता इसके फ़ैन डिमांड करते थे इससे सुनने की। वो एक दिन फाइनल कर देता था। इसी दिन देखने और सुनने वालों को हुजूम जमा हो जाता था। जेनी मार्टिन से इसकी दोस्ती सोशल मीडिया पे हुई थी। वो बरतानिया से ताल्लुक़ रखती थी। 30 साल जेनी कहीं से भी 30 साल की नहीं लगती थी। वो एक प्रोफेशनल सिंगर थी जिसकी आवाज़ नहायत दिलकश थी। अलबत्ता जब से इसने आरजे की आवाज़ सुनी थी वो हैरान रह गई थी और इसकी शदीद ख्वाहिश थी कि वो आरजे के साथ सिंगिंग करे। और आज वो आ रही थी आरजे के साथ। वो दोनों एक साथ धमाका करने वाले थे। इंतहाई सख्त सिक्योरिटी के अंदर इनकी गाड़ी आगे पीछे स्टेडियम में दाखिल हुई थी और कुछ देर बाद मीडिया, कैमरों की चमक और लोगों की ज़बरदस्त वोटिंग में वो स्टेज की तरफ बढ़े थे। रात तकरीबन 2 बजे शो ख़त्म होगा और इसके बाद जैनी की ख्वाहिश पर वो दोनों वापस होटल जाएंगे। जैनी की एक ख्वाहिश आरजे लाज भी पूरी करेगा। एक बार वो दोनों होटल पहुंच जाए फिर हमारा काम आसान हो जाएगा। वो प्रोजेक्टर के सामने खड़ी बता रही थी। स्क्रीन पर स्टेडियम के बाहर, स्टेडियम से होटल तक और होटल के अंदर तक हर चीज़ का नक्शा था और दूसरी स्क्रीन पर स्टेडियम की वीडियो नज़र आ रही थी। ध्यान रहे इस बार प्लान फेल नहीं होना चाहिए। बॉस ने सख्त तनबीह की। लड़की ने इस बात में सर हिला दिया। जेनी और आरजे दोनों सियाह रंग के कपड़ों में थे। जेनी ने घुटनों तक आते शॉर्ट कपड़े पहन रखे थे, जबकि आरजे घुटनों से फटी जीन्स पहने जिसकी ब्लैक जैकेट भी जगह जगह से फटी हुई थी।
रबर बैंड से बालों को पीछे की जानिब किए, गले और बाजुओं में लटकते बैंड्स जिन पर आरजे वाजे लिखा चमक रहा था, वो दोनों वाम की तवज्जो का मरकज बने थे। गिटार हाथ में पकड़े वो स्टेज पे झूल रहा था। जैनी इससे 10 साल बड़ी थी और थी भी बरतानिया से, लेकिन आरजे कहीं से भी ना इससे मुतासर नजर आ रहा था और ना ही वो खौफ का शिकार था। इसका एतमाद देखने लायक था। I'm so lonely, broken angel. I'm so lonely, listen to my heart. जैनी ने गाना शुरू किया था। मन दोस्त दारम बचश्मे मन गरीन दंदा, नदी तो नम बदून तो हालम बदा। आरजे अपनी तलस्माती आवाज़ से एक बार फिर सहक फूंक रहा था। लोग दीवानों की तरह इन्हें सुन रहे थे। शाम जिस फ्लैट में रहता था, इस इमारत में ज़्यादा आबादी मुसलमानों की थी, जो बरसों से वहाँ रह रहे थे। इस इमारत बिल्डिंग की सबसे ऊपरी फ्लैट को वहाँ मौजूद लोगों ने मस्जिद का नाम दिया हुआ था, जहाँ वो लोग इबादत करते थे। आरजे ने हशाम को बताया था कि आज इसका शो था, वो देखना चाहता था। तभी से छोटे बाबा साईं हैदर जबील का फ़ोन आया था। देख रहे हो तुम अपने लाडले के काम, एक सैयद घराने से होकर वो अंग्रेज़ों के साथ मिलकर कैसे काम कर रहा है। क्या मुंह दिखाऊंगा कल को अगर आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे इसके मुतालिक सवाल पूछ लिया। क्या मुंह दिखाऊंगा अगर इस ज़ात ने जिस पर मेरी जान कुर्बान, अगर इसने पूछ लिया कि मैंने अपने बेटे की तरबियत कैसी की थी, बताओ मैं क्या जवाब दूंगा। मैं वो हशाम से पूछ रहे थे, जबकि वो खुद नहीं जानता था कि अगर इससे पूछ लिया गया तो वो क्या जवाब देगा। छोटे साईं अपना गुस्सा निकालकर फ़ोन बंद कर चुके थे। हशाम ने टीवी लगाया था। इसे अच्छी तरह पता था कि आरजे का शो किस चैनल पर बराह रास्त दिखाया जाना था। जैसे ही शाम की नज़र स्क्रीन पर पड़ी, इसके चेहरे पर नागवारी फैली थी। जैनी आरजे गले में बाहें डाले खड़ी थी, जबकि आवाम हूटिंग कर कर के पागल हो चुकी थी। शाम ने फौरन गुस्से से टीवी बंद किया था। इसकी समझ नहीं आ रहा था वो आरजे का क्या करे। मुझे ये चुड़ैल आरजे के साथ ज़रा अच्छी नहीं लग रही, जवाद ने मुंह बनाकर पास बैठी माहम से कहा था। तुम इसे मत देखो, बस आरजे को देखो ना। माहम ने मसले का हल पेश किया। अचानक आनम कमरे में दाखिल हुई थी। रात के 10 बज रहे थे और दोनों टीवी पर नजरें जमा बैठे थे। ये क्या देख रहे हो तुम लोग? आनम की नज़र अचानक टीवी पड़ी और वो दंग रह गई। उसने आरजे को नहीं पहचाना था, क्योंकि इसका चेहरा कैमरे के बिल्कुल सामने नहीं था। बंद करो ये बेहुदा चीज़ें देखना, वो तकरीबन चीखी थी। बस आप ही थोड़ा सा रह गया है, फिर खुद भी बंद कर देंगे। जब आधा टाँग अड़काई थी। मैं अम्मी को बुलाती हूँ, वो खुद आकर देख लेंगे तुम लोगों को। क्या घटिया चीज़ें देखते हो। वो बड़बड़ाती हुई बाहर निकल गई, जबकि माहम और जवाद दोनों ने शुक्र अदा किया। I'm so lonely, broken angel। दुनिया और माफिया से बेगाना वो दोनों अपनी धुन में गाए जा रहे थे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। वज़ू किए गए चेहरे पे अभी भी पानी की कुछ बूंदें चमक रही थी। पेरिस में इशा का वक्त था। शाम नमाज पढ़ने आया था, लेकिन इससे पहले वो अज़ान देता था खुद ही। जब भी इसे वक्त मिलता, वो लाजमी ये काम खुद करता था। मस्जिद में स्पीकर नहीं लगा हुआ था, अलबत्ता जितने भी मुसलमान ख़ानदान वहाँ रहते थे, इसके फ्लैट में ऑटोमेटिक साउंड सिस्टम के ज़रिए अज़ान की आवाज़ गूंज जाती थी। हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। आओ कामयाबी की तरफ बुला रहा था कोई, जो इस रब के बुलावे पे लब्बैक कहे, जो बादशाहों का बादशाह है, शाहों का सरबराह है, पहाड़ों से बुलंद, दरियाओं के पानी से तेज़, हवा और रोशनी जिसके कब्ज़े में है। लेकिन इस रब करीम की आजी तो देखो, दिन में 5 वक्त अपने पास बुलाता है, और हमारी औकात क्या है फ़कत एक गंदे पानी के चंद क़तरे। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि सूरह मोमिन, वही तो है जिसने तुमको पहले मिट्टी से पैदा किया, फिर नुत्फ़ा बनाकर, फिर लोथड़ा बनाकर, फिर तुमको निकालता है कि तुम बच्चे होते हो, फिर तुम अपनी जवानी को पहुँचते हो, फिर बूढ़े हो जाते हो, और कोई तुम में से पहले ही मर जाता है, और तुम मौत के वक्त मुकर्रर तक पहुँच जाते हो, ताकि तुम समझो। लेकिन वो इतना मेहरबान रहीम व करीम है,
जिसकी इजाज़त के बिना एक चिड़िया पर नहीं ला सकती, एक दरख्त पता नहीं ला सकता, मगर अपनी बंदों के बारे में न जाने ना आने पर वो अपना बुलावा तर्क नहीं करता, हम पे रिस्पॉन्ड नहीं करता, फिर से पुकारता है, कोई है जो आए, कोई मांगे, कोई गधा जो आवाज़ लगाए, कोई मुफलिस जो मुफलसी में मुझे सजदा करे, कोई नींद तर्क करके सजदा रेज़ हो, है कोई बख्शिश मांगने वाला, कोई तौबा करने वाला। आओ, तुम्हारा रब तुम्हें खुद पुकार रहा है। हाँ, वही रब जिसके कब्ज़े में तुम्हारी जान, वही तुम नाचार लोगों को तुम्हें कामयाबी की तरफ लिए पुकार रहा है। न जाने कौन था पेरिस में रहने वाला, इंग्लिश में पीएचडी करने वाला शख्स ऐसा था। छोटी सी मस्जिद में सादे से कपड़े पहने लोगों को कामयाबी की तरफ बुलाता वो शख्स हज़ारों के मजबे में दाद वसूल करते आरजे से कहीं बेहतर लग रहा था। नमाज पढ़ने के बाद इसने दुआ के लिए हाथ उठाए थे। या अल्लाह रोहान जबील को हिदायत दे, या अल्लाह पाक इसकी हिफाजत फरमा। आज भी सबसे पहले इसने आरजे के लिए ही सब कुछ मांगा था। आज मैं एंजल से अपने दिल की बात कहकर ही दम लूँगा, मैडी ने फर्जी कॉलर झाड़ते हुए कहा था। तुमसे नहीं होगा मैडी, एल्बर्ट साफ को था। तुम जलते ही रहना, देखना आज मैं ये काम ज़रूर पूरा करूँगा। मैडी काफ़ी पुरजोश था। रेस्टोरेंट में इसकी ड्यूटी 4 बजे होती थी, वो 3 बजे वहाँ मौजूद था। मैडी इस रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम वेटर का काम करता था। वो आगे है मैडी, जाओ और फतह कर लो। एल्बर्ट ने मैडी को उकसाया था। एंजल अपनी मखसूस जगह पे बैठी थी। जाओ अब, एल्बर्ट ने कश्मकश का शिकार खड़े मैडी से कहा था। अच्छा अच्छा, जा रहा हूँ, मैडी ने खुद को तसल्ली दी थी। वो छोटे छोटे कदम उठाता एंजल की तरफ बढ़ा था। कैसी हो एंजल, वो इसके सामने बैठते हुए पूछ रहा था। एंजल ने इसे घूरी से नवाजा। कुछ बात करनी थी, मैडी ने इसके घूरने पर संभल कर कहा था। बोलो, सर्द सा लहजा था। वो मैं मैडी का गला खुश्क हो गया था। इसने मेज़ पे रखा पानी का गिलास उठाकर पिया था। एंजल इसे गहरी नज़रों से देख रही थी। क्या मैं, बोलो अब, विल यू मैरी मी, मैडी ने आंखें बंद करके कहा था। इस कांट का सांस बहाल हुआ था। एंजल इसे हैरानी से देख रहे थे और फिर मैडी की हालत देखकर बहुत कोशिश के बावजूद भी वो अपनी हंसी जब्त नहीं कर पाई थी। वो हंसी थी और हंसती चली गई थी। इसमें हंसने वाली क्या बात है एंजल, मैडी को बहुत बुरा महसूस हो रहा था। तुम पागल हो गया मैडी, अब मेरे पीछे मत आना, एंजल ने हंसते हुए कहा था और अपनी जगह से उठकर बाहर निकल गई थी। जवाब नहीं दिया। मैडी का मुंह बन गया था, बेचारा उदास हो गया था। रात 11 बजे का टाइम था। मैडी रेस्टोरेंट से फारिग होकर अब घर की तरफ जा रहा था। अचानक इसे महसूस हुआ कि इसके पीछे कोई है। वो एक नाजुक दिल का लड़का था। वो एकदम घबरा गया था। एक दो बार पीछे मुड़कर देखने के बाद अब इसने अपनी रफ्तार तेज कर दी थी। जब कोई आंधी तूफान की तरह आया था, इसके सर को और अपने चेहरे को जैकेट से ढांपने के बाद मुक्कियों और घूसों की बारिश की गई थी। इस पर, कौन हो तुम, छोड़ो मुझे, क्यों मारो, बचाओ मुझे, वो चीख रहा था। मेरी एंजल को प्रपोज करते हुए खबरदार जो आइंदा इसके पास भी नजर आया था, मारने वाले ने उर्दू ज़बान में कहा था। मैडी को सिर्फ लफ्ज़ एंजल समझ आया और कुछ भी नहीं। 2-4 घुंसे इसके पेट में मारने और अपनी भड़ास निकालने के बाद फिर आगे पीछे देखे हुए घर की तरफ दौड़ लगा दी थी। शो ख़त्म हो चुका था। अब वो लोग वापस जा रहे थे। आरजे जेनी को छोड़ने होटल जा रहा था। इनकी गाड़ी के आगे और पीछे भी गाड़ियाँ गामजन थी, जिसमें जेनी की पूरी टीम थी। आज शो के बाद आरजे की फ़ैन फॉलोइंग दुगनी हो गई, बढ़ गई थी। वो दोनों गाड़ी की पिछली सीट पे बैठे थे। जेनी काफ़ी थकी नज़र आ रही थी, अलबत्ता नींद आरजे के आसपास भी नहीं भटकी थी। इसे इस वक्त नींद आती ही नहीं थी। जेनी आरजे से चिपकी बैठी थी, इसे कोफ्त हो रही थी। अचानक आरजे के सामने लगे मिरर पे झांकते ड्राइवर पर पड़ी थी। वो एकदम चौंका था। वो ड्राइवर इन्हें लेकर आया था, वो कोई और था। वो आंखों से पहचान गया था कि ड्राइवर बदल चुका है। आरजे को किसी गड़बड़ का एहसास हुआ था। क्या हुआ बीबी, जेनी ने इसके चेहरे का रुख अपनी तरफ किया था। आरजे की नज़र इसके गले में लटके डायमंड के नेकलेस पे पड़ी थी। इसकी आंखें सुकड़ी थी और फिर वो शॉक्ड रह गया था। इसे लॉकेट के अंदर माइक्रो कैमरा नज़र आ गया था। इससे पहले वो कुछ कहता, इसके मोबाइल ने चिंघाड़ना शुरू किया था। मिकी की कॉल थी। हेलो आरजे, कहाँ हो? मेरा एक्सीडेंट हो गया है, मिक्की की घुटी घुटी सी आवाज़ उभ रही थी। गाड़ी रोको, आरजे ने कहा था। क्या हुआ साहब? आगे बैठे ड्राइवर ने पूछा था। मैंने कहा गाड़ी रोको।
वो चिल्लाया था। जेनी डर कर इससे अलग हुई थी। ड्राइवर ने गाड़ी एक झटके से रोकी थी। आरजी बिना कुछ कहे गाड़ी से निकल गया था। आरजी की गाड़ी के पीछे जो गाड़ियाँ थी वो भी एक झटके से रुकी थी। जेनी और ड्राइवर दोनों मुंह खोले हैरत से दो जाते आरजी को देख रहे थे। वो उसे कुछ कह नहीं सकते थे और नाम रोक सकते थे। वो अपनी मर्जी से इनके साथ जाता तो अलग बात थी। ड्राइवर ने घूर कर जाने को देखा था। मेरा कोई कसूर नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, इसे कोई शक नहीं होने दिया, जेनी इसके घूरने पर मिनमिनाई थी, जबकि ड्राइवर ने गुस्से से आगे बढ़ाती थी। ऐसा नहीं हो सकता, हम अपनी मंजिल के इतना करीब आकर ये खाली हाथ नहीं रह सकते। वो जो कोई भी था शायद गुस्से से चला रहा था। कैमरे में पड़े कंप्यूटर सिस्टम में कैमरों को उसने उठाकर नीचे पटक दिया था। बॉस, जेनी ने पूरी कोशिश की थी कि वो उसके साथ होटल पहुंचने ही वाला था। फिर अचानक। क्या अचानक? बॉस ने इस लड़की को मुंह से दबोचा। मुझे वो लड़का हर हाल में चाहिए। ऐन मौके पे इसे क्या मालूम हुआ था? इसे किसकी कॉल आई थी वो जो गाड़ी से उतर गया? बताओ मुझे, कौन है गद्दार? दफा हो जाओ मेरी नज़रों के सामने से, जाओ। बॉस के चीखने पर लड़की घबरा कर कमरे से बाहर भागी थी। आरजे, वो एक बार फिर पूरी ताकत से चिल्लाया था। हेलो आरजे, कहाँ हो तुम? अभी तक हॉस्पिटल नहीं पहुंची? मेरा इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ है, गाड़ी उलट गई थी और मैं जैसे ही आरजे ने दोबारा फ़ोन उठाया, मिक्की एक बार फिर से शुरू हो गया था। बकवास बंद करो मिक्की, और ड्रामा क्यों कर रहे हो तुम? और इसका दिमाग पहले ही घुमा हुआ था, ऊपर से मिक्की का ड्रामा। इसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। कौन सा ड्रामा? मिक्की संभल कर बोला। तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है ना? हाँ हुआ तो है। हाय, मेरी टांग बहुत दर्द हो रहा है, मिक्की करा रहा था। अच्छा। आरजी ने अच्छे पे जोर दिया था। गाड़ी उलट गई और तुम उल्टी गाड़ी में उल्टे लटके मुझे फ़ोन पे आराम से बता रहे हो कि मेरा एक्सीडेंट हो गया? वाह। आरजी को इतना स्टूपिड समझा है, इसने तंजिया कहा। नहीं, वो मैं तो मिक्की सट पटा गया था। इससे कोई बहाना नहीं बन रहा था। जल्दी मरो, घर में इंतज़ार कर रहा हूँ। आरजी ने कहते हुए फ़ोन बंद किया। 5 मिनट बाद मिक्की ऊपर से नीचे आया था। आरजी ने इसे घूरी से नवाजा। वो घर में बैठा एक्सीडेंट का नाटक कर रहा था। छोड़ा जाने को? मिक्की ने इसके सामने बैठते हुए खबासत से हंसते हुए पूछा था। मुंह बंद रखो अपना। आरजी ने सोफे से कुशन उठाकर मिक्की के मुंह पे मारा था। निशाना पक्का था। कुशन सीधा इसके मुंह पे लगा था। यहाँ मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे शाम भाई ने कहा था कि एक्सीडेंट का नाटक करो ताकि तुम वापस आ जाओ। लेकिन मुझे हैरत हो रही है, तुम सच में कैसे आ गए? मिक्की को वाकई हैरत हो रही थी। वो अच्छी तरह से जानता था कि आरजे का दिमाग कितना तेज चलता है। वो एक सेकंड से पहले इसका ड्रामा पकड़ लेगा, लेकिन फिर भी इसने कोशिश की थी। बस मेरी मर्जी, आरजे ने बेजारी से कहा था। वो शाम भाई चाहता था कि तुम जेनी के साथ ना गुजारो। मिक्की ने डरते डरते बताया। इस शामू की तो, और तुम मेरे दोस्त हो या इसके? आरजे ने दूसरा क्वेश्चन उठा के मारा था इसे। यार मार क्यों रहे हो? मैंने बस हशाम भाई की बात मानी है पहली दफ़ा। मिक्की उछला था, जबकि आरजे ने कोई जवाब नहीं दिया था। अब वो दो उंगलियों और एक अंगूठी की मदद से अपनी कनपटे को मसल रहा था। इससे पिछले कुछ दिनों में बार महसूस हुआ था कि कोई इस पर नज़र रखे हुए है। इसकी छठी हिस्स ने कहीं बार चुकन न किया था, लेकिन आज तो हद ही हो गई। आखिर जैनी किसके कहने पे पाकिस्तान मुझसे मिलने आई थी? वो सोच रहा था। लेकिन मैं वापस क्यों आ गया? मैं वहाँ जाकर भी तो पता लगा सकता था ना। लेकिन शायद वो नहीं जानता था कि शाम की दुआ से इसे कितने बड़े नुकसान से वापस बचा कर लाई थी। ना सिर्फ नुकसान बल्कि गुनाह से भी। तौबा तौबा, कैसे ज़माना आ गया। आजकल तो बेटों पे ज़रा भरोसा नहीं किया जा सकता। जुबैदा आपा मुंह चौड़ाकर पास बैठी आसिया बेगम से कहा। क्या हुआ जुबैदा आपा, खैर तो है? आसिया बेगम ने पूछा। अरे वो गली के कोने पे जो हाजी साहब है ना, इनकी बेटी की शादी थी कल। ऐन बारात वाले दिन लड़के को पता चल गया कि लड़की का पहले कहीं और चक्कर था। हाजी साहब इंतज़ार करते रह गए, बारात आई नहीं। वैसे तो हाजी बने फिरते हैं और औलाद को लगाम नहीं डाली, पूरे मोहल्ले में बदनाम हो गए। जुबैदा आपा ने हकारत से कहा। वॉशिंग मशीन में कपड़े डालते ही खानम के हाथ कांपे थे। इसका नाजुक सा दिल डूब कर उभरा था। इसे कुछ याद आ गया था जिसने इसे डरा के रख दिया था। बस आपा, अल्लाह सबकी बेटियों की हिफाजत करे। आसिया बेगम ने सदक दिल से दुआएं दी।
मैं कहती हूँ कि खैर से अपनी बच्चियों की भी शादी लायक हो गई, कोई देखकर इनका भी कर दो, इससे पहले ही कुछ गलत हो। सुबैदा आपे ने राजदारी से कहा। महाम ने कान जो इसी तरफ लगे हुए थे बात सुनकर इसे सख्त गुस्सा आया था। वैसे जुबैदा आपा, आपकी अपनी बेटियों की क्या उम्र है? महाम ने अचानक आकर पूछा था। हानम ने इसका इरादा समझते हुए महाम को घूरी से नवाजा था, लेकिन वह महाम ही क्या जो बाज आ जाए। अरे मेरी बेटियां तो अभी बच्चियां हैं, मासूम और नहीं। पूरे मोहल्ले में ढूंढने से भी ऐसी लड़कियां नहीं मिलेंगी। जुबैदा आपा ने अपनी बेटियों की तारीफ में ज़मीन और आसमान के क़ुलाबे मिला दिए थे। जी जी बिल्कुल, एक 28 साल की और दूसरी 30 साल की, अभी तो दूध पीती हैं वो। और नेक शरीफ कितनी कि हर वक्त दूसरे लोगों के घरों में मौजूद रहती हैं, और लड़कों की एक लंबी लाइन आपके घर के बाहर लगी होती है। महम ने जुबैदा आपा के अंदाज में हाथ हिला हिला कर कहा था। जुबैदा आपा की तो आंखें फटी की फटी रह गई थी। तोबा तोबा, कितनी जुबान चलती है इस लड़की की। देख लेना, ऐसे ही तुम्हारी नाक कटवाएगी। जुबैदा आपा ने चाय का कप गुस्से से छोटी मेज़ पे रखते हुए कहा। हाँ हाँ, जाइए जाइए, मैं बदजुबान ही ठीक हूँ। महम दो चार और सुनाते अंदर जा चुके थे। बस अब नहीं आती मैं तुम्हारे घर। जुबैदा आपा नाराज़ हो गई थी। अरे आपा, ये नादान है, इसको मैं पूछती हूँ, आप बैठ जाए, नाराज़ ना हो। आसिया बेगम ने बौखला कर कहा था, जबकि हानम ने मुश्किल से अपनी मुस्कुराहट को जब्त किया। ना बस, अल्लाह माफ़ करे, तुम्हारी बेटियों को तो मैंने अच्छा समझा था, देखा कैसे ज़ुबान चला कर गई है ये माहम मेरे सामने। जुबैदा आपा को यकीन नहीं आ रहा था कि माहम यूं उनकी बेटियों के बारे में मुंह पे बात देगी। बैठ जाएं आपा, शादियाँ भी हो जाएंगी हमारी, लेकिन अपने वक्त पर, हानम ने मुस्कुराते हुए कहा। 2 महीने गुजर गए थे। रोहन जबील नाम का भूत इसके दिमाग से हमेशा के लिए मिट चुका था। मार्च के आखिरी दिन थे। सर्दी की शिद्दत में काफ़ी हद तक कमी आ गई थी। इसकी और महम के फाइनल के पेपर्स होने वाले थे। हानम ने अब अकेडमी जाना भी बंद कर दिया था। वो घर में ही तैयारी कर रहे थे। वो अपना नंबर भी बंद कर चुके थे, जिससे हिफ्सा और इस इंसान से इसकी जान छूट गई थी जो इसे मैसेज करता था। एक बात पूछो आसिया, अगर तुम बुरा ना मानो तो? जुबैदा आपा अब न जाने क्या जानना चाहती थी। जी जी पूछें आपा। पूरे मोहल्ले में बातें हो रही हैं कि हर हफ्ते एक लंबी गाड़ी तुम्हारे दरवाजे पर आकर रुकती है। खैर से कौन है वो, किसकी गाड़ी है वो? जुबैदा के आपा के सवाल पर हानम का रंग फीका पड़ा था। अरे आपा, वो गाड़ी मेरे तायजाद भाई की है। बहुत बड़ा आदमी है, पहले बाहर रहता था, अब पाकिस्तान शिफ्ट हो गया है। कभी कभी खैरियत दरियाफ्त करने आ जाता है। आसिया बेगम ने संभल कर जवाब दिया था। अच्छा अच्छा, लेकिन फिर भी लोग तो बातें बनाते हैं ना कि लंबी गाड़ी में न जाने कौन आता है इनके घर। भाई शरीफों का मोहल्ला है। वैसे ऐसी वैसी बातें बनते देर नहीं लगती। जुबैदा आपा जो कहना चाहती थी आसिया बेगम और हानम अच्छे से समझ गई थी। जुबैदा आपा तो खतरे की घंटी बजाकर जा चुकी थी, जबकि पीछे वो दोनों खामोश हो गई थी। हानम को खुद ये समझ नहीं आती थी कि हमदान अंकल इन पे इतने एहसानात क्यों कर रहे थे। बल्कि तो इन्हें ख्याल नहीं आया था कि अब अचानक सेठ हमदान इस घर में हमेशा हानम की गैर मौजूदगी में आए थे। वो अक्सर कॉलेज और एकेडमी होती थी जब वो आते थे, और अब जब वो घर में थी सिर्फ इनका ड्राइवर आता था सामान लेकर। हानम को इन्हें देखने का तजस्सुस था, लेकिन वो अभी कुछ कह नहीं सकती थी। शाम को हमदान का ड्राइवर आया था। गाड़ी सामान से भरी हुई थी, खाने पीने के सामान, सौदा सर्फ, फल, कपड़े, ढेरों सामान था। ड्राइवर को देखकर हानम का मूड बिगड़ा था। अम्मी, ये हमदान अंकल हम पे इतने एहसानात क्यों कर रहे हैं? पहले तो उन्हें कभी हमारा ख्याल ना आया। ये तो मैं खुद पूछना चाहती हूँ इनसे, लेकिन वो आए तब ना। आसिया बेगम भी बुखला सी गई थी। इन्हें मोहल्ले वालों की बातों से डर लगता था। सुनो भाई साहब, आसिया बेगम ने हमदान के ड्राइवर को मुखातिब किया था, वो जो गाड़ी से सामान निकाल कर घर में लाकर रख रहा था। जी बीबी जी, ड्राइवर ने अदब से जवाब दिया था। हमदान से कहना इन सब की ज़रूरत नहीं है, हम अपने घर में बहुत खुश हैं, और आइंदा इन सब तकल्लुफ़ात की जहमत ना करें। ठीक है बीबी जी, आपका पैगाम साहब तक ज़रूर पहुंचा दूंगा मैं। वो पिछले 1 महीने से पेरिस गए हैं अपनी बेटी से मिलने, लेकिन मुझे फ़ोन पर करते हैं ना, मैं ये सब आपके घर पे पहुंचाता रहूं। ड्राइवर अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा था। ठीक है, लेकिन इस बार फ़ोन आया तो इसे कहना कि जब वापस आए तो मुझसे मिले। आसिया बेगम ने उलझे हुए लहजे में कहा था। ड्राइवर सर झुकाकर वापस चला गया था। जुबैदा आपा की बातों ने आसिया बेगम को परेशानी में डाल दिया था।
आरजे ने कुछ दिनों के लिए अपने सोशल मीडिया पर जितने भी अकाउंट्स थे बंद कर दिए थे। वो कुछ दिन इस दुनिया से अलग रहना चाहता था जहाँ लोग इसे जानने लगे थे, और जानने के साथ साथ इस पर नज़र भी रखी जा रही थी। यूनिवर्सिटी से फारिग होने पर वो हशाम के पास चला गया था। मिक्की इसके साथ था। वो दुनिया घूमना चाहते थे। आरजे ने मिक्की को सख्ती से मना किया था कि वो सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीर को शेयर ना करे। लोग हैरान थे कि आरजे अचानक कहाँ चला गया। अलबत्ता अकाउंट्स बंद करने से पहले इसने अपने शायकीन के लिए पैगाम छोड़ा था कि वो जल्द वापस आएगा, और वाकई जल्द ही वापस आने वाला था। मिकी, आर्च और हशाम तीनों पेरिस के मशहूर रेस्टोरेंट में बैठे थे और वहाँ डिनर करने की गर्ज से आए थे। बहुत भूख लगी है हशाम भाई, मिकी ने अपने पेट पे हाथ रखते हुए कहा था। ऑर्डर कर तो दिया है, 5 मिनट इंतज़ार कर लो भूखे इंसान, जवाब आरसी की तरफ से आया था। मैं 1 मिनट में आया, हशाम ने मोबाइल की तरफ देखते हुए कहा था। कोई अहम कॉल थी। ये शाम के साथ लड़के कौन है? माहिम ने पास बैठी एला से पूछा था। दोस्त होंगे और कौन हो सकते हैं, एला ने कहा, खाना खाते हुए जवाब दिया। माही कब से अपने सामने बैठे हशाम को देख रही थी। आर्ची की इसी तरफ पुश थी, वो इसे नहीं देख पाई थी, अलबत्ता मिकी और हशाम इसे नज़र आ रहे थे। ये इत्तेफाक या इसकी खुशकिस्मती या खुशनसीबी कि हशाम इसे आज नज़र आ गया था। माही ने इसे तंग करना तो छोड़ दिया था, लेकिन चाहना और देखना कभी नहीं छोड़ा था। मेरे हम सफ़र तेरी बेरुखी दिल मुब्तला की शिकस्त है, इसे किस हाँ मैं कहूँ फता ये मेरी अना की शिकस्त है। तू चला गया मुझे छोड़कर, मैंने फिर भी तुझको सदाएं दी। मेरे हम सफ़र तो रुका नहीं, ये मेरी सदा की शिकस्त है। तुझे ला के दिल में बिठा दिया, तुझे राज हर एक बता दिया। तूने फिर भी कोई वफ़ा न की, ये मेरी वफ़ा की शिकस्त है। मैं चिराग को न मिजाज था, तुझे बिजलियों की तलब रही। मुझे आंधियों ने बुझा दिया, ये मेरी ज़िया की शिकस्त है। मुझे कोई तुझसे गिला नहीं, तो मिला था कब का बिछड़ गया। मेरे जुर्म की है यही सज़ा, ये मेरी सज़ा की शिकस्त है। मेरी खामोशी के बयां को तू समझ के भी न समझ सका। मेरे आंसुओं का पैगाम ही दिल बेनवा की शिकस्त है। गमे दास्ताने हयात के सभी तस्करे हुए राह का, मेरे चार कर तेरी ये हुनर मेरी हर दुआ की शिकस्त है। मुझे खामोशी हयात में यूं कभी ना कोई गिरा सका, तेरी खामोशी की पुकार ही मेरी इब्तिदा की शिकस्त है। दोस्त, शाम को देखकर लगता तो नहीं कि इसके दोस्त ऐसे होंगे, ये तो शक्ल से ही लग रहा है, माही ने कह कहा लगाते मिक्की को देखकर कहा था। यार छोड़ो ना, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, जो भी हो, एला ने इनकी तरफ देखते हुए कहा था। जब इसे अच्छू लगा, खाने इसके गले में अटक गया था। क्या हुआ एला, पानी पियो, माही ने इसे पानी का ग्लास थमाया था। ओ माय गॉड, एला का मुंह हैरत से खुला खुला रह गया था। इसकी आंखें मिक्की और आरजे पे जमी थी। आरजे ने जैकेट के बाजुओं को फोल्ड किया था और नज़र आती बाजू पर अजीब सा टैटू बना था जिसमें आरजे लिखा नज़र आ रहा था। क्या वो इंसान वाकई आरजे? एक एला एकदम उछली थी। क्या हुआ एला, कहाँ जा रही हो तुम? माही ने इसे उठते देखकर पूछा था, जबकि एला बिना जवाब दिए आरजे की तरफ बढ़ गई थी। एक्सक्यूज़ मी, आरजे के पास जाकर इसने इसे मुखातिब किया था। आवाज़ पर आरजे ने पलट कर देखा था और एला ने मुंह पर हाथ रखकर अपनी चीख को रोका था। वो वाकई आरजे था। क्या मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ? वो हैरान से देख रही थी, जबकि आरजे की आंखों में उलझन उभरी थी। क्या वाकई में सच में मेरे सामने है? एला आरजे की बहुत बड़ी मदाह थी। क्या आप आरजे हैं? वो पुरजोश से पूछ रही थी। नहीं तो, आरजे की आंखों में शरारत उभरी। आप आरजे ही हैं, या आपका टैटू ही मैंने देखा है आपकी पिक्चर्स में गिटार के साथ, आपने अक्सर इस हाथ में पकड़ा होता है। एला ने शायद इसे कुछ ज़्यादा ही फुर्सत से देखा हुआ था। वो मुस्कुरा दिया था। ऑटोग्राफ प्लीज़, एला ने अपना हाथ आगे बढ़ाया था। मैं ऑटोग्राफ नहीं देता, आरजे ने इनकार किया था। ओह सीरियसली? एला को हैरानी हुई थी। लोग तो अपने मद्दाहों को देखकर शोखे हो जाते हैं। एक वो था जिसे फ़र्क तक नहीं पड़ा था, वो पुरसुकून सा बैठा था।
शायद इसे ये चीज़ें मुतासर नहीं करती थी, या शायद वो अपनी अहमियत को अच्छे से जानता था। सेल्फी तो ले सकती हूँ ना मैं एक? एला ने उम्मीद से पूछा था। आरजे ने इस बात में सर हिलाया था। आरजे के साथ पिक्चर बनाने और कुछ बातें करने के बाद वो माही के पास वापस आई, जो इसे खा जाने वाली नज़रों से घूर रही थी। वापस आने का दिल तो नहीं कर रहा था, मुझे यकीन नहीं आ रहा मैं आरजे से मिली हूँ। एला की खुशी देखने लायक थी। तुम्हारे होते कोई हमें देखता भी नहीं। एला के जाने के बाद मिकी ने मुंह बनाया था। वेटर इनकी मेज़ पे खाना लगा रहा था। ये शाम कहाँ रह गया? आरजे बड़बड़ाया था, जबकि मिकी अब अपने मोबाइल पे किसी का नंबर मिलाया था जो बन जा रहा था। अफसोस रहेगा सारी उम्र, सारी ज़िंदगी में सिर्फ एक ऐसी लड़की आई जिसे मिकी हासिल नहीं कर सका, जो मिकी से बचकर निकल गई। मिक्की ने हसरत से मोबाइल की स्क्रीन पर चमकते नंबर को तकते हुए कहा, तुम मिक्की थे ना, इसलिए। आरजे होते तो तो जाने न देता, बल्कि वो खुद नहीं जाती। वो दोनों खबासत की तमाम हदें पार करते हुए कहकहा लगाकर हंसे थे। दूर बैठी एला 27 से इस हैंडसम से लड़की को देख रही थी, जिस पर इसे हाल ही में क्रश हुआ था। लेकिन शायद वो नहीं जानती थी कि वो जो इंसान बाहर से खूबसूरत नज़र आता हो, ज़रूरी नहीं इसका अंदर भी इतना ही खूबसूरत हो। आरजे की नज़र हशाम पे पड़ी थी, जो इनकी तरफ बढ़ रहा था। इसे देखकर दोनों सीधे होकर बैठ गए। हशाम को ऐसी बातें नहीं पसंद थी, इसलिए ख़ास तौर पर मिक्की तो डरता था इससे, और इसके सामने इस तरह की बातें करने से गुरेज करता था। तकरीबन आधे घंटे बाद वो लोग इस रेस्टोरेंट के बाहर निकले थे। माही ने एक पल भी ऐसा नहीं था जब इसने अपनी नज़रों को हशाम के चेहरे से हटाया हो। इसे जी भरकर देखने का मौका मिला था, और इसने इस मौके से खूब फ़ायदा उठाया था। वो लोग जाग चुके थे। माही, अब हमें चलना चाहिए। इसके जाने के बाद एला ने माही को झंझोड़ा। हाँ ठीक है, चलो। माही किसी ट्रांस के जेर असर थी। वो दोनों भी दरवाजे की तरफ बढ़ गईं। एला आगे चल रही थी, जबकि माही इसके पीछे। एला दरवाजे से बाहर निकल चुकी थी। जैसे ही माही ने दरवाजे से बाहर कदम बढ़ाए, एक जोरदार वजनी चीज़ इसके सर से टकराई थी। माही को अपना दिमाग घूमता हुआ महसूस हुआ था। दर्द की शिद्दत ने इसे कराहने पे मजबूर किया था। वो नीचे बैठती चली गई। आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। नीचे गिरने से पहले इसने थोड़ी सी आंखें खोली थी और अपने सामने एक ऊंचे लंबे लड़के को खड़ा पाया था, जो हैरानगी से इसकी तरफ देख रहा था। इसके बाद माही का जहन तारीकियों में डूब गया था। हानम आज सुबह से दुआएं मांग रही थी। इसका बीएससी का रिजल्ट आने वाला था। आज तो हानो आप ही का अमालनामा खुलने वाला है, अल्लाह खैर करे। जवाद इसे परेशान देखकर मजीद परेशान कर रहा था। दुआ करो मेरे लिए। हानम का दिल धक धक कर रहा था। नहीं करूँगा। आप कौन सा मुझे आरजे का शो देखने देती हैं? जवाद ने मुंह बनाया। अच्छा दुआ करो ना, अगर मेरा मार्क्स अच्छा आया तो ज़रूर देखने दूंगी। हानम ने जैसे मिन्नत की। पक्का? प्रॉमिस? वो टलने वाला नहीं था। प्रॉमिस नहीं करते जवाहर। ठीक है फिर, एक दो किताबों में हानो आप ही पक्का अड़ेगी। वो एकदम ही नजूमी बन गया था। मुंह बंद करो अपना। हानम को गुस्सा आया। तो फिर वादा करें कि आरजे का शो हमारे साथ देखा करेंगी आप, और अगर नहीं देखा तो हमें देखने देंगी। जवाद एक हाथ में रिमोट पकड़ा था, जबकि दूसरा हाथ अब इसके सामने फैलाया। आरजे गया भाड़ में। तुमने मुझे बद्दुआ दी? एक थर्ड क्लास सिंगर के लिए मुझे बद्दुआ दी? हानम का सदमे से बुरा हाल था। थर्ड क्लास नहीं है वो, आरजे एक ब्रांड है। हानम ने हैरत से अपने सामने खड़े 13-14 साल लड़के को देखा। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो आरजे को इतना पसंद करता था। अब इस घर में या तो आरजे रहेगा या हानी। हानम अपना गुस्सा जब्त करती कमरे से बाहर निकल गई थी। ओहो हानो आप कितनी बेवकूफ़ हैं। आरजे को कोई नहीं निकाल सकता। आप इस मौसम में कहाँ जाएंगी? जवाद हानम की बेवकूफ़ी पे सर पीट के रह गया था। माही की जब आँख खुली तो उसने अपने आप को हॉस्पिटल के बेड पे पाया था। वो एकदम झटके से उठ बैठी थी, लेकिन सर पे लगने वाली चोट की वजह से अचानक चक्कर सा आ गया था। लेटी रहो माही, तुम ठीक हो? आयला जो उसके पास ही बैठी न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, माही को उठता देखकर उसकी तरफ लपकी। ये मुझे क्या हुआ है? माही ने अपने सर पे हाथ रखते हुए पूछा। कुछ नहीं, तुम्हारे सर पे चोट लग गई थी, लेकिन अब तुम ठीक हो। चोट कैसे? हम तो रेस्टोरेंट से बाहर निकल रहे थे ना, वहाँ। इतना मत सोचो माही, सब ठीक है।
मैं डॉक्टर से बात करके आती हूँ, उन्होंने कहा था कि होश आते ही तुम्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। एलिस का हाथ थपथपाते हुए बाहर निकल गई थी, जबकि माही नाग समझी से इसे बाहर जाता देख रही थी। हेलो मिस्टर जॉर्डन। एला ने हॉस्पिटल की राहदारी में रखी कुर्सी पर बैठे जॉर्डन को पुकारा। जॉर्डन ही वो शख्स था जिसकी वजह से माही को चोट आई थी। न जाने इसने अपना बैग ऐसा क्या डाल रखा था जिसके लगने की वजह से माही का सर फट गया था। वो अपनी ही धुन में बैग घुमाते हुए रेस्टोरेंट के अंदर दाखिल हो रहा था जब बाहर निकलती माही के सर से वो भारी वजनी बैग टकरा गया था। क्या इन्हें होश आ गया? एला के बुलाने पर वो उसकी तरफ लपका। हाँ, माही को होश आ गया है, लेकिन अगर से कुछ हो जाता तो मैं तुम्हें हरगिज़ ना छोड़ती। एला ने खूनख्वार नज़रों से इसे घूरते हुए कहा था। एला ने तो अब मैं जा सकता हूँ? जॉर्डन ने सवालिया नज़रों से इसे देखा। जब तक वो डिस्चार्ज नहीं हो जाती तुम कहीं नहीं जा सकते, और अभी तुम्हें माही से माजरत करनी चाहिए। व्हाट? वो हैरान हुआ था। जी बिल्कुल, या मैं पुलिस को कॉल करूँ? एला इस वक्त काफ़ी संजीदा थी। वो इस हालत में तुम्हारी वजह से है। न जाने तुमने इस मनहूस बैग में क्या डाला हुआ है। एला ने इसके बैग को इशारा करते हुए कहा, जो जॉर्डन ने कंधे पर डाल रखा था। जो जॉर्डन बुरा फंसा था, वो पुलिस से नहीं डरता था, लेकिन रेस्टोरेंट के बाहर बेहोश होती माही और इसके सर से निकलते खून को देखकर एकदम घबरा गया था। ठीक है, मैं इससे बात कर लेता हूँ, बिल मैंने अदा कर दिया है। वैला से कहता कमरे की तरफ बढ़ गया था। हानम बहुत खुश थी। इसके साथ साथ वो बहुत उदास भी थी। खुश इसलिए थी कि वो बहुत अच्छे ग्रेड्स के साथ पास हुई थी। अलबत्ता उदास होने की वजह काफ़ी संजीदा थी। वो ये सोच सोच के परेशान हो रही थी कि आगे क्या करेगी। क्या हो गया हानिया, पर क्यों परेशान हो? महाम ने इसे गुमसुम देखा तो पूछा। परेशान नहीं हो, सोच रही हूँ कि अब क्या करूँगी। मास्टर्स करना चाहती हूँ, लेकिन यूनिवर्सिटी की फ़ीस कहाँ से लाऊंगी? हानम ने एक गहरा सांस लिया था। फिक्र ना करो, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। ऐसे भी तुम्हारे इतने अच्छे मार्क्स हैं, स्कॉलरशिप मिल जाएगी। माहम ने उम्मीद दिलाई थी। माहम मुर्गी, बात सुन। हमदान अंकल आए बाहर। जवाद कमरे में झांकता और माहम को नापसंदीदा तरीन नाम से वास्ता गायब हो चुका था कि ये मुझसे मार खाएगा। माहम का चेहरा सुर्ख हुआ था, जबकि हानम को जवाद की बात पे हंसी आ गई थी। अलबत्ता वो हैरान थी कि हमदान अंकल, वो इसकी मौजूदगी में पहली दफ़ा घर आए थे। वो दोनों दुपट्टा अच्छे से सर पे लपेटती बाहर निकली थी। आज के पार्ट का यहाँ अख्तिताम हुआ। अगले पार्ट के लिए स्टे ट्यून। फी अमान अल्लाह।